आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। करते हैं यहाँ पे बाजार की, और इस वक्त की जो तस्वीर है उसमें निफ्टी वही 50 पॉइंट के आसपास ग्रीन ट्रेड कर रहा है और 184 पॉइंट सेंसेक्स है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी, यानी यहाँ पे खुला था वहाँ से स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आया है और बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट के आसपास हॉवर कर रहा है। बाजार शायद यहाँ पे कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है लोस की तरफ ऊपर गया है, लेकिन कितना सस्टेन करेगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। काफ़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखें तो जैसा कि इंडिया बुल्स में एक समीर गहलोत ने अपने एग्जिट लिया है तो करीब स्टॉक 9% नीचे है, लेकिन टोरेंट पावर, TVS मोटर जैसे शेयर्स भी प्रेशर बना रहे हैं, 5-6% कमज़ोर हैं। हल्की सी मजबूती फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस में IT शेयर अच्छे, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन सब में मजबूती है, L&T इन्फोटेक में भी, लेकिन ज़्यादातर शेयर अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो इस मौके पर आपको क्या करना है, आपके जो ट्रेड्स हैं अगर आपने लिए हैं तो उसमें आपको क्या राय बनानी है, इस पर आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। और आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, उसमें अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पे। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग चर्चा करते, बड़ा कठिन दिन है आज का, एक्सपायरी भी है और इतनी हॉकिश पॉलिसी आई है, उसके बाद बाजार गैप अप, फिर नीचे, बड़ा ऊपर तक चल रहा है। तो क्या नज़रिया बन रहा है आपका निफ्टी को लेकर के? देखिए नीरज जी, बड़ा चॉपी रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का सफर। अब यहाँ देखें तो खाली इन्होंने क्या किया, पीछे के कुछ लेवल्स थे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो हमारे थे लोगों के 10-50 पॉइंट आगे पीछे सबके क्लस्टर्स, जो 17,500 17,600 का जो क्लस्टर था, काफी स्टॉप लॉसेस वहां रहे होंगे, वो हिट किया और खाली वो एक दिन के लिए एक विप्सा हुआ और नीचे आ गया। बैंक निफ्टी ने भी कुछ क्रिटिकल लेवल्स को विप्सा किया और फिर नीचे आ गया। तो आई थिंक बहुत बढ़िया सिचुएशन तो उसको नहीं बोलेंगे। यस, वॉलेटिलिटी है, पहले बाय वालों के स्टॉप लॉस गए, सेल वालों के स्टॉप लॉस गए, अब एक रेंज बन गई है। तो निफ्टी के केस में मुझे लगता है कि 17,200 से 17,600 की एक ये रेंज में भी थोड़ी स्टिकी रहेगी और बाजार उसको मे भी ये हफ्ते होल्ड करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। बट ओवरऑल अब आप देखेंगे कि इस तरह का जब एक्शन होता है तो धीमे धीमे बाजार की जो इंटरनल्स है वो थोड़े से नरम होते जा रहे हैं, थोड़े वीक होते जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने तो एक्चुअली बैंक निफ्टी देखें आप तो ज्यादा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन, क्योंकि ज्यादा जा ही नहीं पाया ऊपर और हल्का सा एक टिक लेके ऊपर और नीचे आ गया। तो आई थिंक निफ्टी के केस में मेरा ये रहेगा आज के लिए कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए जब तक 17,200 इंटैक्ट रहता है स्पॉट में, तब तक मेरी राय है कि 17,250 के आसपास चल रहा है। आई थिंक निफ्टी में खरीदारी की राय है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए। यहाँ पे जब तक 17,200 नहीं टूटता उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार आपको 17,400 17,450 एटलीस्ट ये बाउंस आपको निफ्टी में आता हुआ मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी पे थोड़ी राय अलग है। यहाँ पे हमें लगता है कि पोजिशनली वीकनेस है और इसने अंडर परफॉर्म किया है और ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो बैंक निफ्टी जहां से शो स्टार्ट हुआ एक 50-60-70 पॉइंट नीचे आ गया, बट मेरा मानना है कि स्पॉट में अगर 36,900 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो पोजिशनली सेल की राय है बैंक निफ्टी में, और ये रहेगी मे बी 4 से 6 वर्किंग डेज के लिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बेच के काम करना चाहिए। नीचे में आपको 36,100 36,200 के टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए आते हुए दिखने चाहिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 37,456 पे आप एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए लगा के रखेंगे जी। तो लोअर रेंज जो आप दे रहे हैं 17,200 से 17,600 की, उसमें बिल्कुल लोअर रेंज के करीब है, 17,273 पे इसमें ट्रेड कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। सर्वेंद्र, कोई स्टॉक पे भी नजर है क्या आपकी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो बैंकिंग में थोड़ी वीकनेस है। बैंकिंग में से अगर शेयर निकाल के चले तो आई थिंक जहां पुल बैक्स मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गए हैं, वहीं पे कुछ शॉर्ट के राय बनेंगे। और मुझे जो लगता है कि एक्सिस बैंक अगर आप देखें 3-4 सत्रों से और 3-4 सेशन से आप देखिए तो अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास जाके कहीं अटक जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एक्सिस बैंक बेच के चलें, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मैंने जैसे बोला पोजिशनली सेल की राय है। एक्सिस बैंक बेचे 713 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि नीचे में आपको ये 660-670 के लेवल्स एक्सिस बैंक के लिए आपको नीचे में आते हुए दिख जाएंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस जरूर रहेगा 741.60 पे स्पॉट पे। एक्सिस में सेल की कॉल है सर्वेंद्र की, 2-3 दिनों के लिए अगर आप रखते हैं तो अच्छा इसमें मुनाफा आपको हो सकता है। चलिए अपने दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। लुधियाना से असीम अत्रे हमारे साथ हैं। असीम भाई, सवाल पूछिए अपना। नीरज भाई नमस्कार। आप सब एंकरों को मेरा धन्यवाद, आप बहुत अच्छी राय देते हैं। और मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ जी। हाँ जी, मेरे पास HDFC लाइफ के 500 शेयर हैं, अराउंड
₹640 के ऊपर। मैं इनको वेल्थ क्रिएशन के लिए इंश्योरेंस लाइन में जाना चाहता हूँ। HDFC का ब्रांड भी ठीक है और ये शेयर मैं इसको और बढ़ाना भी चाहता हूँ, इसमें और लेना भी चाहता हूँ। तो काइंडली आप मेरे को ये देंगे कि ये ठीक रहेगा अगर 5-4 सालों के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए 10-12% कंपाउंडिंग रिटर्न के लिए ये ठीक रहेगा? जी सर्वेंद्र, इनका जो सवाल है वो बड़ा स्पष्ट है कि HDFC लाइफ इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 640 के प्राइस पे। अब ये कह रहे हैं कि ये चूंकि लंबे समय के लिए इसको रखना चाहते हैं तो क्या और एक्यूमुलेट करें, तो जो फ्रेश बाइंग ये करना चाहते हैं उसका स्तर इनको बताइए। जी नीरज जी, देखिए इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, थॉट प्रोसेस क्लियर है। स्टॉक पे भी अगर कॉन्फिडेंट है, स्टॉक है अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आइडियली, तो यस इसमें बेस्ट राय तो ये रहेगी कि फिर जब इनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए करना है तो इसमें एक SIP कर लें स्टॉक में और धीमे धीमे इसको लेते रहें। और मेरा मानना ये है कि फिलहाल तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि 610-620 की रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं और मे बी 20-20 पॉइंट गिरावट पे थोड़ा थोड़ा SIP करते रहें। यही मेरे हिसाब से इनके लिए बेस्ट राय रहेगी। ओके, तो 610-620 की रेंज से आप बाइंग शुरू करें और नीचे जाता तो और खरीदें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और जिस सेगमेंट में है उसका फ्यूचर भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपके लिए राय ये है कि आप SIP के ज़रिए इसमें धीरे धीरे खरीदते रहें। क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत भी फिलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं CM जी। चलिए अगला स्टॉक लेते हैं। अंबाला से पुनीत गगनेजा जी हमारे साथ हैं। पुनीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार सर, मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 9 शेयर लिए हुए 572 के हिसाब से। अभी सर वो होल्ड करना है या सेल करना है, क्या करना है? अभी वो न्यूज आई थी ना तो सर। अच्छा ये बताइए 9 क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिए? सर मैं जब तक ऐड करता था निकल गया था, मैं क्लेम नहीं पाया सर। मैं और ऐड करना चाहता हूँ बट अभी मुझे चांस नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे साइड पे ऐड करना चाहिए सर इसको। ओके, तो बताइए सरवेन जी क्या करना चाहिए इनको? श्रीराम ट्रांसपोर्ट हालांकि इस समय तो बड़े ज़बरदस्त मुनाफे बैठे हुए हैं, ऐड करें क्या? और देखिए नीरज जी, अब एकदम लो रिस्क एरिया में है ये स्टॉक पे। अगर आप देखें तो एक लो रिस्क एरिया पे है जहां ये स्टॉक अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। अभी तो 2 दिन हुए हैं उधर इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल उस पुराने वाले ट्रेड में बने रहें और उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें और वो रहेगा तकरीबन आई थिंक वो स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए तकरीबन 1266 पे, क्योंकि इनका मुनाफा अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा सा बाजार को टाइम और स्पेस देंगे तो और इनको मुनाफा हो सकता है। तो 1266 या 1264 पे स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से 1264 पे एक स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग ओनली रखें और ट्रेड में बने रहें। और अगर 1300 के आसपास मिलता है और नई खरीदारी करते हैं तो वो क्वांटिटी के ऊपर भी इनको सेम स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो भी करें यहाँ से, बट 1264 का स्टॉप लॉस ध्यान में जरूर लेके चलें। उसके नीचे फिसलेगा तो स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा। ओके पुनीत जी, अभी आराम से इसको रखिए। आप तो चूंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री आपकी है और अभी इसमें जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है सिटी यूनियन के साथ, तो उसको थोड़ा सा एक बार डेवलपमेंट सेटल डाउन हो जाने दीजिए, फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टॉक तो ठीक ठाक ही है और आपके एंट्री लेवल तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। चलिए दिल्ली चलते हैं। मनोज कुमार जी है। नमस्कार मनोज जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार जी सर, एक तो विजय दिवस की सबको बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लिबर्टी शूज का मेरा क्वेश्चन था। 100 शेयर है 165 पे। मतलब फुटवेयर इंडस्ट्री में सभी बढ़ गए हैं, बंजर से रुका हुआ है अभी, वो समझ नहीं आ रहा। सरवेंद ये क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? फुटवेयर इंडस्ट्री में सब इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लिबर्टी शूज इनकी बाइंग से अभी थोड़ा सा नीचे है, तो इनकी मदद करिए। क्या करेंगे? देखिए बाउंस बैक में ये खाली शेयर है और रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि इसका अगर आप हाई देखें तो 2015 में ही बन गया था। 15, 16, 17 में इसका हाई बन गया था और जो स्टॉक 17 से अब गिरते जा रहे हैं और पुल बैक नहीं कर पाए और इवन आई थिंक जस्ट 50% पुल बैक करके रुक गया। तो आई थिंक वीक कैटेगरी का स्टॉक है। मेरा तो मानना यह है कि यहाँ से निकल जाएं और स्विच कर लें इंडस्ट्री में कोई और अच्छा नाम ढूंढ के, बट आई थिंक इसमें तो मेरी निकलने की राय रहेगी। मनोज जी, आप क्या शू वाली इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं, कहीं भी और लगा सकते हैं? गाइड करें। सरवेंद बताइए, अगर यहाँ से एग्जिट लें तो कहाँ जाएं? कोई बढ़िया स्टॉक इनको बताइए। देखिए डिस्क्लेमर यहाँ दे दूं, बट मिर्जा टेनर्स रेगुलर कवरेज में है और क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, पोजीशन भी है इसमें। ओके आई थिंक
थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट आई थिंक अराउंड 9500 अगर नीचे आता है तो मिर्जा टेनर्स, आई थिंक मिर्जा जो इंडस्ट्रीज है, मिर्जा इंटरनेशनल इनको लेके रखना चाहिए। तो अगर आपके मन कर रहा है तो आप मिर्जा इंटरनेशनल में स्विच कर सकते हैं। सरवेन को ज़्यादा बेटर लग रहा है और उनको लगता है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तेज़ी बनेगी अगर आप शू इंडस्ट्री के ही शेयर्स में बने रहना चाहते हैं तो। चलिए इस बीच आपको तस्वीर दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं विजय दिवस के इस कार्यक्रम के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये। इस समय जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और उसी के मौके पर हम लोग ये मना रहे हैं। 50 ईयर्स का जश्न है। प्रधानमंत्री जी उस मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे स्वर्णिम विजय मशाल सम्मान समारोह की अगुवाई करेंगे। चलिए ये तस्वीरें हम आपको बीच बीच में जो भी इवेंट है स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिखाते रहेंगे और कोई और चीज़ होगी तो हम आपकी इस पे बातचीत भी और चर्चा भी हम लोग करेंगे। ट्विटर से एक सवाल लेते हैं। संदीप पांडे ने लिखा है कि मेरे पास KPIT टेक के 59 शेयर हैं, 321 रुपये के भाव पर खरीदे हैं, क्या प्रॉफिट बुक करें या रहने दें? और RBL बैंक 218 पर 35 शेयर खरीदें, इसमें क्या करें? सरवेन जी एक एक करके बताइए। KPIT में 321 की प्राइस पे इन्होंने खरीदा, KPIT टेक पे। जी देखिए यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम्स का अगर आप सिलसिला देखें तो बना हुआ है स्टॉक। आई थिंक क्लियरली एक वेल डिफाइंड अप ट्रेंड में है और आईटी में तो हमने अपने चैनल पे समय समय बात की है अपने ट्रेडर्स हॉटलाइन पे कि भाई देखिए रुपया जो हमको लग रहा है कि 76-77 की तरफ चल चुका था जब 74-75 चल रहा था, तो आई थिंक अभी 77 का टारगेट एक रुपए का पेंडिंग है। रुपए में रुझान नेक्स्ट 1 से 2 महीने मुझे लगता है कि रुपए में रुझान थोड़ा ऊपर का रहेगा। मे बी 77 को भी हल्के से निकाल ले और एक ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए। तो आई थिंक आईटी स्पेस तब तक अच्छी रहनी चाहिए, आउट परफॉर्म करनी चाहिए, यही हमारी राय रही है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे या KPIT के केस में और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है, जो एक अच्छा लेवल जो कि नहीं हिट होना चाहिए, वो तकरीबन 434 के आसपास है। तो आई थिंक 434 का स्टॉप लॉस इनका ट्रेलिंग रहेगा और उससे इनको स्पेस भी मिलेगी ट्रेड में बने रहने की। महीना 1.5 महीना ट्रेड को और दें और उसके बाद 1 महीने बाद वापस रिव्यू कर ले हमारे शो पे, तो आई थिंक वहां पे इनको और एक बेहतर राय दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बने रहिए और रिव्यू करिए। RBL में भी जल्दी से इनको बताइए, इनके पास 218 की खरीद है। RBL बैंक जी यहाँ पे देखिए मेरा मानना यह है कि अंडर परफॉर्मिंग सेटअप में रहा है और बट यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग यही है कि एक टाइट रेंज रही है और लास्ट 4-5 महीनों में अगर इसको मैं देखूं तो तकरीबन इसने 175-180 के लेवल्स को होल्ड किया है। तो आई थिंक जब तक उसके ऊपर बना है अच्छे सपोर्ट्स हैं, आई थिंक ट्रेड में बने रहे। 174 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो इस पे स्टॉप। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है टोरेंट फार्मा की जिसमें कहा गया कि पेंसिल्वेनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है इनकी US FDA से क्लीन चिट या EIR जिसको कहते हैं वो मिल गई है, तो दिक्कत नहीं है। दूसरी खबर कैडिला हेल्थ से जुड़ी हुई है, जिनको जो जाइडस की एक मलेरिया को ट्रीटमेंट करने वाले कंपाउंड है उसको जो है US FDA से क्लियरेंस मिलती हुई दिख रही है। तो ये 2 लेटेस्ट खबरें। अच्छा, एक और ट्विटर पर सवाल लेते हैं। सीमा ने पूछा है, ये कोटक महिंद्रा बैंक के 150 शेयर हैं इनके पास, 1892 रुपये प्राइस के। कोटक महिंद्रा बैंक में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ये, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कह रहे हैं अपने आप को, क्या करना चाहिए इनको? कोटक बैंक देखिए इमीडिएट जो यहाँ पे स्विंग लो रहा है पीछे का, आई थिंक अगर ये शॉर्ट टर्म है तो वो लो है तकरीबन 816 के आसपास, 1816 के आसपास, माफ कीजिएगा। तो आई थिंक 1816 अब इसके लिए यहाँ से क्रिटिकल हो जाता है। पीछे का स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास लास्ट 2-3 दिन से संभलने की कोशिश कर रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट इसको देंगे और ये समझेंगे कि एक बाउंस पॉसिबली यहाँ पे इनको मिल जाएगा खेलने के लिए। 1910-1920 का एक बाउंस इनको खेलने मिल जाएगा, बट 1816 पे क्लियरली इनको एक लेवल पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर वो स्विंग लो टूटेगा तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी टूट जाएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। ओके, अजय कुमार दुआ जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। हाँ नमस्कार वाजपेयी जी। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि वी आर ऑल वेरी मच फैन ऑफ यू इन द फैमिली। जो आप आवाज अड्डा पे प्रोग्राम देते हैं उसकी एंकरिंग के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ,
और अब मेरा जो क्वेरी है वो ये है कि हीरो मोटोकॉर्प के मेरे पास 4 शेयर्स है जो कि मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ और दैट इज एट द रेट ऑफ 2796 और इसको जो मैं लेके जो चल रहा हूँ इसमें मैं लॉस ही लॉस देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली हो रहा है, जबकि मैं इसको होल्ड इसलिए किया हुआ था कि शायद इसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए। लेकिन अब क्योंकि इतना लॉस हो गया है और हालांकि मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 1 और साल के लिए भी, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसमें पॉसिबिलिटी है गेन ऑफ कवर अप की तो मैं इसे होल्ड करूं, क्या इसे एग्जिट करूं या फिर इसे मैं अपना इक्वलाइज कर लूं कुछ और शेयर्स परचेज करके, जैसे आप राय दें इसमें। जी सरविंद, हीरो मोटो ना एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव शेयर है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े रहते हैं, ट्रेडर्स जुड़े रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये अंडर परफॉर्मर है और बहुत ही कंसिस्टेंटली इसने अंडर परफॉर्म किया है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत चल रहा है, तरह तरह की कंपनियों की तरफ से खबरें आती हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई सिग्निफिकेंट खबर नहीं आती। हालांकि एक टाई अप इन्होंने कर रखा है, खबरें थी शायद दिसंबर में कुछ बातचीत होगी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो ये तो न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि 2 व्हीलर स्पेस में इस वक्त ईवी सबसे चर्चित शब्द है। जिस कंपनी की कमेंट्री में अगर आपको ईवी सुनाई नहीं दे रहा है तो वो रैंक अंडर परफॉर्मर बनने की ओर बढ़ रहा है। तो हीरो मोटो का चार्ट क्या बता रहा है? ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और दुआ साहब ने जो खरीदा है 2796 का प्राइस है इनका। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हीरो मोटो में इस समय एंट्री भी करना चाहते होंगे। चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? जी नीरज जी, देखिए सेंटिमेंट तो उन्होंने खुद ही दे दिया और उनको लग रहा है कि इतने काफी समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैं उस पर टाइमलाइन डाल दूं, पहली बार स्टॉक 3200 गया था 2014 में और उसके 2014 के बाद से आप सारी ईयरली क्लोज ले लीजिए तो खाली और खाली 2017 का एक आपको क्लोज मिलेगा जो थोड़ा सा 3200 के ऊपर है। बाकी आप देखेंगे कि 2014 के बाद से 3200 के ऊपर ये ईयरली बेसिस पे कभी क्लोज नहीं कर पाया। और एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम ईयरली रिटर्न देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कितना परफॉर्म किया होना ईयरली बेसिस। तो डेफिनेटली रैंक अंडर परफॉर्मर है और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें। 2014 से अगर 3200 के ऊपर नहीं जा पाया है तो मतलब इसको आप लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे। आज 2021 चल रहा है तो आई थिंक यहां पे मेरी राय रहेगी कि करंटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरसोल्ड है। शायद एक बाउंस में इनके भाव या इसके आसपास 2650-2700 के आसपास आए तो मेरी राय तो ये रहेगी कि वहां पे निकल जाएं, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से बहुत लंबी अवधि का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और इसको अभी करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन करना बाकी है। इसने प्राइस वाइज एक झटका मारा था 1500 का, लेकिन उसको हम ये नहीं बोलेंगे 1 महीने का करेक्शन था कोविड वाला, उसको आप एक बहुत निकल के जाए कहां मानेंगे जी, निकल के कहां जाएं? इसी पेडिग्री का, इसी तरीके का बहुत ही बढ़िया शेयर कोई बताइए जहां पे अजय जी स्विच करें तो जाएं। जब नहीं सर, अभी तो ऑटोज में तो खरीदने की राय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ऊपर उछाल में मिलता है, बेच के रकम साइड में रखें। हाँ। और बेचने और लेने के बहुत बेहतर मौके यहाँ पे इनको मिलेंगे। एक 3-6 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो अजय जी आप इसमें से अभी फिलहाल जब उछाल आएगी आपके प्राइस के ऊपर जाए तो एग्जिट ले लीजिएगा, थोड़ा वेट करिए, मार्केट को थोड़ा सा ठीक होने दीजिए, फिर अगर आपको यही स्पेस पसंद है तो हमारा शो रोज है आपकी सेवा के लिए। हम लोग आपको एक बढ़िया सा शेयर सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। एक और सवाल दिल्ली से लेते हैं, गुरमुख सिंह जी हमारे साथ हैं। गुरमुख सर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर सबसे पहले तो विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर मेरे पास SBI कार्ड के 320 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 928.99। तो सर मैं इनको सेल करूं या इनको होल्ड करके चलूं? रखना चाहते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? हाँ रखना चाहता हूं सर, रख सकता हूं। ओके सरवेंद, ये सवाल भी जो है कई बार आता है SBI कार्ड को लेकर के। 928 बाइंग प्राइस है इनकी, 320 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए डेटा इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो मिलेगा नहीं कुछ चंद महीनों के डेटा हैं इसमें। लॉन्ग टर्म तो मैं इनको नहीं बता पाऊंगा, बट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में बता सकता हूं कि 890 से लेके तकरीबन 1150 की एक ट्रेडिंग रेंज रही है, जो इसकी रही है लास्ट 15-20 महीनों से। तो उस रेंज के लोअर एंड पे भी फिलहाल है, तो मेरी राय रहेगी कि ट्रेड में बने रहें। रख सकते हैं तो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हैं। बट अगर लेवल्स जानना चाहते हैं तो 884 के नीचे स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि वो तकरीबन 8-10 महीने की रेंज टूट जाएगी। तो 884 का ध्यान रखें एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। एंड ऊपर में अगर ट्रेड करने का मूड करे तो आई थिंक 1100-1150 एक अच्छा एरिया है जहां पे थोड़ा मुनाफा बांध सकते हैं। तो 1150-1100 के आसपास आए गुरमुख जी तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करें, और 884 अगर आप
का प्राइस अगर कहीं ये दिखता है तो फिर आपको थोड़े समय के लिए ये नेगेटिव में जा सकता है। तो या तो आप इसको होल्ड करके बैठना चूंकि आपकी डिलीवरी है, या उससे पहले आप इसमें से एग्जिट ले लें, लेकिन दोनों एक रेंज के बीच में करेगा। और अभी कार्ड का पेमेंट वगैरह सब डेटा वगैरह आया था 1 लाख करोड़ का, तो ये सब फिगर्स चल रहे हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चरली मार्केट में इस समय थोड़ी सी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो वजह है। तो दोनों राय आपके साथ हैं, थोड़ा सा ऊपर जाए तो इसमें प्रॉफिट भी ज़रूर बुक करना चाहिए। प्रयागराज से अमित पांडे जी हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। मैं अमित बोल रहा हूँ सर, मेरे पास HEG है 100 शेयर 2300 के रेट से सर, होल्ड करें कि एग्जिट हो जाए? कितने शेयर हैं आपके पास? 100 शेयर सर। 100 शेयर हैं HEG के, 2300 रुपए की प्राइस पे इन्होंने खरीदा है और इस समय इनको करीब 550 रुपए का नुकसान है हर शेयर पे। क्या करना चाहिए भाई? HEG नुकसान हो रहा है इनको इस समय। देखिए नीरज जी, काफी लंबा खड़े रह गए यहाँ पे। अगर इतना लंबा खड़ा रहना था नहीं, अगर भाव से इतना नीचे आ गया, अनलेस अनटिल इनका दायरा और होराइजन बहुत लंबा है और ये नीचे में स्टॉक को कहीं एवरेज भी करना चाहते हैं, तो आई थिंक सेटअप्स थोड़े यहाँ पे थोड़े से कमजोर हो चुके हैं यहाँ पे, मेरा मानना ये है। और स्टॉक अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस तोड़ के अब आप देख लिए तकरीबन ऑलमोस्ट 15-20 दिन से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ तो तभी आ पाएगी जब ये 1960-1970 के ऊपर जाके कहीं टिक पाएगा। तब तक तो आई थिंक ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है और आई थिंक नरम ही रहेगा नेक्स्ट 3-6 महीने। तो इनको और नीचे के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। अब यहां से मैं इनको क्लियर कट एक लॉस बुक करने का तो ट्रेड नहीं दे सकता हूं क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड है, बट अगर उछाल आए तो आई थिंक उस उछाल में निकलने की कोशिश करें। उछाल में निकलने की कोशिश करें। अब चूंकि इतना लॉस आपने ले रखा है बुक पे, तो इस पर थोड़ा बने रहे, जैसे उछले तो फिर इसमें से बाहर निकले। एक क्विक सवाल है, ट्विटर पे गौरव जोशी पूछना चाहते हैं कि GHCL इन्होंने ले रखे 380, क्या करना चाहिए? 380 के आसपास जानना चाहते हैं, राय क्या है आपकी? देखिए स्टॉक वेल डिफाइंड अप ट्रेंड में है और अपने लिस्ट रिस्क एरिया में है इस समय स्टॉक। तो आई थिंक इसी के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में बने रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनको एक स्टॉप लॉस जरूर रिकमेंड करूंगा। आई थिंक 374 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अहम लेवल है। 374 का तोड़ेगा तो स्टॉक वीक हो जाएगा, तो वहां पे मेरे हिसाब से इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अगर वो टूट जाए तो निकल जाना चाहिए। ओके, एक और क्विकली सवाल लेते हैं दिल्ली से प्रिंस भल्ला। भल्ला साहब सवाल पूछिए अपना। हाय सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली मैंने अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बाय किया था। पहले मैंने टॉप पे बाय किया था, देन वो थोड़ा डाउन कट मारा, तो मैंने 732 शेयर्स हैं और एवरेज जो मेरा आ रहा है 279 आ रहा है। ओके। और सेकंड थिंग, मैंने पेटीएम का मेरा IPO लगा था, वो भी मैंने एवरेज किया था। तो मेरा अभी मेरे पास पेटीएम के 44 शेयर हैं, उसका एवरेज 1633 है। तो बोथ आर ऑन लॉस मेकिंग। सो मेरे 26,000 के अराउंड लॉस हो रहा है अभी। तो सर मेरे को सजेशन चाहिए कि मेरे को होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि सर्वेन पहले तो IEX पे इनकी मदद करिए। 279 की बाइंग प्राइस है और 876 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। फिलहाल हल्का सा नुकसान है IEX में। जी नीरज जी, देखिए स्टॉक हमने पहले भी ये तो मेंशन किया कि देखिए ये हाई रिस्क कैटेगरी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए है ये स्टॉक, ये सब क्योंकि इसके मूव्स बड़े शार्प रहते हैं। तो मान के चलता हूं कि उस प्रोफाइल में अपने आप को मानते हैं। मेरा मानना यह है कि एक बुलिश कंसोलिडेशन में फिलहाल स्टॉक है और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप्स के हिसाब से, कि एक लो रिस्क एरिया में है और जब तक 245-250 को होल्ड करता है, एक काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ऊपर में ये तकरीबन 290-310 ये टारगेट एरिया आपको दिखा देगा। तो एज लॉन्ग एज 250 के ऊपर 245 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आई थिंक इनके पास एक चांस है कि 290-310 वाला एक एरिया आएगा, वहां पे इनके पास कुछ मुनाफा होगा तो थोड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस नजरिए से मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो 290-300 के आसपास आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। जो आपने पेटीएम का सवाल पूछा है प्रिंस जी, उसमें चूंकि डेटा बहुत कम है तो सर्वेन के लिए मुश्किल है कि उसके चार्ट पे कोई पैटर्न बने। फंडामेंटली बहुत सारी स्टोरीज आपने IPO के समय सुनी होंगी। अभी चूंकि वो लॉस में हैं आप, तो इस समय एक्चुअली कॉल लेना बड़ा मुश्किल है। कल हमने एक जो मोतीलाल ओसवाल के आए थे रामदेव अग्रवाल जी, उनसे एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन पर उनको डिस्कशन भी कर रहे थे कि नए जो डिजिटल ज़माने की कंपनीज़ हैं, तरह तरह की आ रही हैं, उसको कैसे वैल्यू करना चाहिए। एक बड़ा अपने आप में क्वेश्चन था कि प्राइस टू सेल्स देखें कि प्राइस टू अर्निंग देखें। ये एक बहुत ही नए चीज़ है जो हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे इन कंपनीज़ को वैल्यू किया जाए।
तो पेटीएम चूंकि अपनी प्राइस से नीचे आया है और उनका वो एंकर इन्वेस्टर का टाइम भी आ गया है, तो और थोड़ा सा प्रेशर में है पेटीएम यहाँ पे। तो इस समय मेरी मतलब निजी सलाह, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेके कोई काम कीजिएगा, लेकिन लॉस बुक करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। आप इसको थोड़े कुछ समय तक और रखें, हो सकता है कि आपको उसके ऊपर मिले तब रखें। और चूँकि आपके पास कितनी 44 क्वांटिटी आपने बताई है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप फाइनल राय लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल इसको आप होल्ड करिए, क्योंकि अभी नुकसान बुक करने कोई फ़ायदा नहीं, पड़ा रहने दीजिए, हो सकता है कि कोई बड़ा गेन ही आपको हो जाए। सर्वेंद्र, एक बहुत छोटा सवाल और बहुत छोटा जवाब चाहिए। IGL 510 दिसंबर एक्सपायरी की कॉल 11 रुपये 45 पैसे में किसी ने ली है, उनका नाम है अरुण दीक्षित, क्या करना चाहिए उनको? जी, आई थिंक क्लियरली लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास रिजेक्शन आ रहा है लास्ट 15-20 दिन से, तो मेरा मानना है कि इस कॉल में पैसे बनने के चांसेस कम है, तो मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए। ओके दीक्षित जी, इसमें से निकल जाइए। सर्वेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों की हमारे मदद करने के लिए। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि CNBC आवाज़ और NSE मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक खास कैंपेन चला रहे हैं, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों को जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की समझ रखने वालों को ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए नज़दीकी NSE इन्वेस्टर सेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हर्षदा आएंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके।